हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लास से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो टॉपिक है वो टॉपिक ज्योग्राफी से चल रहा है। राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, नहीं देखा तो आप उसको देख ले। और न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उनको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम, रेट पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, राजस्थान जीके आपको पूरा उसमें मिलेगा। अब देखो, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य चल रहा, उसमें से जो अपने और जो अभ्यारण्य हैं, देखो पहले वाले वीडियो में 3 राष्ट्रीय उद्यान डाले, दूसरे वाले के अंतर्गत 3 बड़े अभ्यारण्य राजस्थान के थे जिनकी अपन ने चर्चा की थी। अब देखो और जो बच रहे राष्ट्र ये अभ्यारण्य, जिसमें से देखो नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा, नंबर 1 राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और एक यहां से अपन पढ़ रहे हैं ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए अपन इनके बारे के अंतर्गत पहले 2 को, फिर इनके साथ में और अपन चर्चा करेंगे। तो 2 अभ्यारण्य के अंतर्गत पहले ये है किन जिलों के अंतर्गत है, तो देखिए आप, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के किन जिलों के अंतर्गत है? जैसलमेर प्लस बाड़मेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के कितने जिलों के अंतर्गत है? 3 जिलों, ये 2 जिलों में है, जैसलमेर प्लस बाड़मेर जिले के अंतर्गत ये स्थित है। और ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो चूरू डिस्ट्रिक्ट में। और राज्य का सबसे गर्म एवं ठंडा जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है? चूरू। ये कौन है? वार्षिक के हिसाब से, दैनिक के हिसाब से पूछे तो जैसलमेर हो जाता है। वार्षिक के हिसाब से सबसे गर्म एवं ठंडा जिला कौन सा आता है? चूरू डिस्ट्रिक्ट आता है। और चूरू के अंतर्गत कौन सा अभ्यारण्य है? ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जो स्थित है वो कहाँ पे है? जैसलमेर और बाड़मेर के है। अब देखो इनसे प्रश्न क्या बन रहा है। पहले बात कर लेते हैं, राजस्थान के अंतर्गत ये प्रसिद्ध क्यों है? ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के अंतर्गत प्रसिद्ध क्यों है? प्रसिद्ध इसलिए यहाँ पे देखिए, ये प्रसिद्ध है, राजस्थान के अंतर्गत है, वो है काले हिरण। और या फिर आप इसको कह सकते हैं कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो अभ्यारण्य है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर यहां से बात कर ली जाती है कृष्ण मृग या काले हिरण के लिए प्रसिद्ध पार्क कौन सा है? प्रसिद्ध पार्क, तो ध्यान रखें आप, प्रसिद्ध पार्क आप ताल छापर नहीं करके आए, ताल छापर पार्क नहीं है। प्रसिद्ध काले हिरण और कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध पार्क है, और वो पार्क आता है माचिया सफारी पार्क। और माचिया सफारी पार्क राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है? जोधपुर के अंतर्गत है। और जोधपुर में कायलाना झील के पास में जो स्थित पार्क है वो पार्क कौन सा है? माचिया सफारी पार्क है। और यही माचिया सफारी पार्क देश का पहला मरु वानस्पतिक पार्क है। देश का पहला मरु वानस्पतिक पार्क कौन सा है? माचिया सफारी पार्क। रिट वाले फर्स्ट लेवल वाले BSTC वाले से ये पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछा जा सकता है। देश का पहला मरु वानस्पतिक जो पार्क है वो कौन सा पार्क है? माचिया सफारी पार्क, जोधपुर, कायलाना झील के पास में है। और ये प्रसिद्ध किस लिए है? ये प्रसिद्ध है काले हिरण या कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध पार्क है, ध्यान रखें। ताल छापर अभ्यारण्य इसलिए प्रसिद्ध है। अगला देखो, इस अभ्यारण्य से और क्या प्रश्न बनता है? काले हिरण के बाद में यहाँ पे कुरंजा पक्षी सर्वाधिक पाया जाता है। कुरंजा पक्षी जो सर्वाधिक पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत पाया जाता है। लेकिन बात यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, कुरंजा पक्षी की शरण स्थली
अगर कुरंजा पक्षी की शरण स्थली पूछ ले जाए, और ये पूछ रखी भी एलडीसी के पेपर में, इसकी शरण स्थली है खींचनगांव, जोधपुर, खींचनगांव जोधपुर इस कुरंजा पक्षी की शरण स्थली। और ये कुरंजा पक्षी ताल छापर के बाद में सांबर झील जयपुर के पास भी ये दिखाई देता है। लेकिन इनकी कुरंजा पक्षी की सबसे ज्यादा जो आईएमपी है वो आईएमपी इसकी शरण स्थली एलडीसी के पेपर में ये पूछी जा चुकी है, खींचनगांव जोधपुर के अंतर्गत है। और कुरंजा पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो वो ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखे। तो जोधपुर माचा सफारी पार्क भी याद रखे, और जोधपुर से खींचनगांव भी आपको याद रखना। खींचनगांव कुरंजा पक्षी के लिए और माचा सफारी पार्क काले हिरण और कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, अभ्यारण्य ताल छापर है। उसके बाद में इस अभ्यारण्य से एक प्रश्न और बनता है, वो प्रश्न बनता है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु के अंतर्गत यहां पे एक घास पाई जाती है। देखो घास की बात करें तो घास मैंने केवलादेव घना पक्षी विहार यानी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत भी एंचा घास और प्लेसलम नामक घास बताई थी। और यहां पर भी एक घास पाई जाती है जिसका नाम है मोबिया साइप्रस, मोबिया साइप्रस नामक घास यहां पे पाई जाती है। ध्यान रखना आप इससे कि मोबिया साइप्रस नामक घास किस में पाई जाती है, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत पाई जाती है। एक घास और आएगी खस घास, जो अभी अपन जमवाई रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी ताल छापर पढ़ रहे जिसमें मोबिया साइप्रस नामक यहाँ पे वर्षा ऋतु में ये घास पाई जाती है। तो ये ताल छापर वन्यजीव अपना हो जाता कंप्लीट। पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से ये लाइन याद रखना, कई बार एग्जाम कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। काले हिरण कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब बात करते हैं अपन राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसे अगर ताल छापर की बात आ जाती है कि इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया, तो जब कुंभलगढ़ को दिया उस समय दिया इसको 1971 में, और राष्ट्रीय मरु उद्यान को अभ्यारण्य का दर्जा दिया था 1980 में। इसे अभ्यारण्य का क्या दिया था, दर्जा दिया। अब यहां पे देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के अंतर्गत प्रसिद्ध क्यों है। इसके अंतर्गत पहली लाइन क्या याद रखनी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। एक लाइन तो ये हो गई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, वो सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान। 26 अभ्यारण्य, एक 26 के 26 अपन पढ़ेंगे, सभी की विशेषता है। न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उनको कर ले, ताकि आपको पूरा का पूरा राजस्थान जीके मिलता रहेगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो गया। अब देखो ये प्रसिद्ध क्यों है, इसके अंतर्गत आपको जो याद रखना हो, याद क्या रखना है, देखो प्रसिद्ध के अंतर्गत इसमें क्या पाया जाता है। दो चीजों के लिए प्रसिद्ध हो गए, समझ लो। एक हो गया गोडावन पक्षी, और एक हो गया यहां पे सेवण घास, और एक घास और याद रखना आपको, तारामीरा घास। दो तो घास के लिए प्रसिद्ध हो गया, और एक गोडावन पक्षी। और गोडावन पक्षी अपना क्या है, राज्य पक्षी। सन 1981 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया, गोडावन पक्षी। तो गोडावन पक्षी राजस्थान का क्या हो गया, राज्य पक्षी हो गया। और गोडावन पक्षी सर्वाधिक किस उद्यान में देखने को मिलता है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर देखने को मिलता है, ध्यान रखें। लेकिन गोडावन पक्षी की जो शरण स्थली वो हो गई, वो कौन सी हो गई, ये सेवण घास। तो यहाँ पे आपको याद रखना, गोडावन पक्षी की शरण स्थली,
और शरण स्थली जो होती है वो कौन सी होती है, सेवन घास होती है, जो राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत ये पाई जाती है। और तारामीरा घास क्या है, गोडावण पक्षी का खाद्य पदार्थ, यानी गोडावण पक्षी खाने के रूप में जो काम लेता है वो किसको लेता है, तारामीरा नामक घास को खाता है। रहता किसके अंतर्गत, ये सेवन घास में रहता है। वर्तमान के अंतर्गत इसकी संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन ये जैसलमेर में राष्ट्रीय मृग उद्यान में कहीं कहीं ये देखने को मिलता है और ये तारामीरा इनका खाद्य पदार्थ है। गोडावण पक्षी को स्थानीय भाषा के अंतर्गत यानी मारवाड़ी भाषा के अंतर्गत अपने जैसलमेर या जोधपुर या मारवाड़ की तरफ इसको हुकना के नाम से पुकारा जाता है। तो आप याद रख सकते हैं गोडावण पक्षी का स्थानीय नाम, और स्थानीय नाम इसका क्या हो गया, हुकना। और यही बात अगर अपन कह देते हैं इसी पक्षी को हाड़ौती प्रदेश में क्या कहते हैं, तो हाड़ौती प्रदेश में इसको कहते हैं मोरडी। हाड़ौती प्रदेश में इसको किस नाम से पुकारते हैं, मोरडी के नाम से पुकारा जाता है। और अगर बात करें यहाँ पे देखो, गोडावण पक्षी का तो स्थानीय नाम हुकना हो गया, या हाड़ौती प्रदेश में इसको मोरडी कह रहे हैं। सेवन घास का ये एग्जाम में प्रश्न आ रखा है जेल प्रेरी के पेपर में। सेवन घास को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, लीलोनी। तो लीलोनी क्या है, लीलोनी है सेवन घास का स्थानीय नाम। एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि लीलोनी क्या है, तो लीलोनी है सेवन घास का स्थानीय नाम, और इसी में अपन गोडावण पक्षी की शरण स्थली के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे देखो इस उद्यान से और प्रश्न क्या बन रहे हैं, तो यहां से देखो आप, एक तो आपको याद रखना है अकाल वुड फॉसिल्स पार्क, सेकंड ग्रेड एलडीसी और रिट के फर्स्ट लेवल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अकाल वुड फॉसिल्स पार्क राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है, तो जैसलमेर के अंतर्गत है। और किस उद्यान के अंतर्गत है, तो राष्ट्रीय मृग उद्यान यानी राष्ट्रीय मृग उद्यान अभ्यारण्य के अंतर्गत ये स्थित है। ये यहाँ पे है क्या है, तो यहाँ पे ये पुराने जीवाश्म के अवशेष, पुराने जीवाश्म के यहाँ पे अवशेष रखे हुए हैं। तो पुराने जीवाश्म के अवशेष अकाल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ है, जैसलमेर के अंतर्गत है, राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंतर्गत ये स्थित है। इसकी और विस्तृत चर्चा अपन ज्योग्राफी में राजस्थान के भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेश में अपन मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे, जिनमें और इनकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अकाल वुड फॉसिल्स पार्क का आपको ध्यान रखें। अगला यहाँ पे एक और आपको याद रखना है लाठी सीरीज, और ये लाठी सीरीज जो है ये कहाँ है, तो ये मोहनगढ़, और मोहनगढ़ के कहाँ है, जैसलमेर। मोहनगढ़ कहाँ पे, जैसलमेर, यानी पाकिस्तान प्लस जैसलमेर की सीमा पर भूगर्भीय जल पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी है। उस भूगर्भीय जल पट्टी को क्या कहते हैं, लाठी सीरीज। और राजस्थान पुलिस में इसका जो प्रश्न आया वो प्रश्न ये आया कि लाठी सीरीज है, स्थानों के नाम दिए, पोखरण, मोहनगढ़ और उनके आसपास के ऑप्शन दिए। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, मोहनगढ़ हो जाता है। यानी जैसलमेर और पाकिस्तान की सीमा के सारे भूगर्भीय 60 मीटर चौड़ी एक जल पट्टी है, जिसे लाठी सीरीज के नाम से पुकारते। और इसी लाठी सीरीज के अंतर्गत जो घास पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, सेवण। और सेवण के बाद में यहाँ पे धामण भी देखने को मिलती है, और धामण के बाद में मराल नामक घास भी यहाँ पे पाई जाती है, और एक पाई जाती तड़गम, तड़गम नामक। ये तीन घास तो ये और एक घास सेवण घास इस लाठी सीरीज में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो ये राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंतर्गत स्थित है, ध्यान रखें। तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान भी है और
और इसके अंतर्गत लाठी सीरीज नामक और अकालवुड फॉसिल पार्क है, ये भी इसके अंतर्गत आईएमपी हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखिए, राष्ट्रीय मृग उद्यान हो जाता है अपना कंप्लीट। और कौन कौन से उद्यान इनके अंतर्गत है, और देखिए अगर यहाँ पे अगर राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंतर्गत है तो एक यहाँ पे पीवड़ा नामक सर्प पाया जाता है इसी उद्यान के अंतर्गत, यानी मरुस्थलीय प्रदेश में पीवड़ा नामक सर्प। राजस्थान में सर्वाधिक सांप उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं, यानी उदयपुर के अंतर्गत है। पहाड़ी इलाका ज़्यादा उदयपुर में, तो सर्वाधिक वहाँ पे कोबरा प्रजाति का सांप सर्वाधिक देखने को मिलता है, जबकि पीवड़ा प्रजाति का जो सांप है वो सांप राजस्थान के राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंतर्गत ये मिट्टी के कलर का रहता है, इस प्रदेश में मिलता है। इसकी विशेषता ये है कि ये काटता नहीं है, यह आदमी के पास आकर अपने सांस छोड़ता है जिससे आदमी की जान जा सकती है। तो पीवड़ा प्रजाति का सांप राष्ट्रीय मृग उद्यान में देखने को मिलता है। और देखिए राजस्थान के अभ्यारण्य, देखो एक जो अभ्यारण्य है, तीन को एक साथ अपन ले लेते हैं। एक हो गया जमवाय रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, एक हो गया बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य। एक हो गया टाटगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, साथ में ले लेते हैं टाटगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखो पहले अगर इनकी बात कर लेते हैं, इनको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया। अभ्यारण्य का दर्जा की बात करते हैं तो इस जमवाय रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया सन 1982। वैसे ध्यान रखना दर्जा जो अभ्यारण्य का दे रखा, जिसकी तारीखों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। अभी तक एग्जाम के कंपटीशन के हिसाब से इनकी तारीखें नहीं आ रखी है। तारीखें याद करनी आपको राष्ट्रीय उद्यानों की, और राष्ट्रीय उद्यानों का अपना पहला वीडियो बन रखा जिसमें एक एक की तारीख अपने बता रखी, कौन सा उद्यान कब उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था। अभ्यारण्य 26 है, 26 की 26 तारीख अभी कंपटीशन के एग्जाम में नहीं पूछ रखी है, तो ज़्यादा आप राष्ट्रीय उद्यानों की तारीखों को याद करें। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य को 1988 में दर्जा दिया और टाटगढ़ को 1983 में दिया। तो जैसे बस्सी को 1988 और इसको दिया 1983 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया। अब ये प्रसिद्ध क्या है इनके, पहले तो इनके बात कर लेते हैं ये किन जिलों के अंतर्गत है। तो जमवाय रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ आता है, चित्तौड़गढ़ प्लस उदयपुर, यानी इनका विस्तार कितने जिलों में है, 2 जिलों में है, चित्तौड़गढ़ में भी है और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भी है। टाटगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कितने जिलों में है, इसका विस्तार अजमेर है, राजसमंद है और पाली है, यानी 3 जिलों के अंतर्गत टाटगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य फैल रखा है। एक ही जिला पूछे तो अजमेर, और इनमें एक ही जिला अगर पूछे तो वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़, आपको याद रखना है। विस्तार की अगर बात आ जाए तो ये सारे जिला आपको इसमें से याद रखना है। अगर बात कर ले अपन टाटगढ़ की, तो टाटगढ़ की बात करें तो राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 संभागों की सीमा पर स्थित है। देखो ये प्रश्न आईएमपी है कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 संभागों में, देखो अजमेर एक खुद एक संभाग है, राजसमंद उदयपुर संभाग में आता है और पाली किस में आता है, जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो 3 संभागों की सीमा पर जो स्थित अभ्यारण्य वो कौन सा है, टाटगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ध्यान रखिए। अगला बात करें
कि ये टाटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में प्रसिद्ध स्थल क्या, देखो प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो यहाँ पे है टाटगढ़ दुर्ग। टाटगढ़ दुर्ग है और इसका निर्माण कराया था कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के अंतर्गत कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने घोड़े पे घूम के राजस्थान का इतिहास लिखा। इसने राजस्थान में टाटगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया और एक भीमगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। जो भीमगढ़ दुर्ग तो हो गया राजसमंद के अंतर्गत और टाटगढ़ दुर्ग हो जाता अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हो जाता है। तो राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित मात्र 2 दुर्ग है, एक दुर्ग टाटगढ़ है और एक दुर्ग है भीमगढ़। भीमगढ़ आता है राजसमंद और टाटगढ़ कहाँ पे आता है, अजमेर के अंतर्गत आता है। तो ये टाटगढ़ किला आपको ध्यान रखना है, जो इस टाटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत ये बन रखा है। और इस टाटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को कहते हैं अरावली वन्यजीव अभयारण्य, यानी इसी का उपनाम है अरावली वन्यजीव अभयारण्य। और यहां से अभी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत प्रश्न पूछ रखा है और प्रसिद्ध स्थल पूछ ले यहाँ पे बरदरा। बरदरा मध्य अरावली के अंतर्गत जो स्थित है बरदरा, और वो बरदरा किस अभयारण्य में आता है, टाटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में आता है, जो NH 14 के ऊपर ये स्थित दरा है। बरदरा है जो NH 14 पे टाटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत है, और ये मध्य अरावली की पहाड़ियों के अंतर्गत स्थित दर्रा है जो इस अभयारण्य के अंतर्गत आता है। ये भी एग्जाम में IMP बनता है और फर्स्ट ग्रेड के पेपर में इनका प्रश्न भी आ रखा है। अभी थोड़े दिन पहले संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, उसके पेपर में GK में ये प्रश्न आ चुका है। अब देखिए टाटगढ़ हो जाता कंप्लीट। अब ये प्रसिद्ध क्यों है, दूसरे जो बस्सी वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर के अंदर, ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है। प्रसिद्ध क्यों है, देखो दुर्लभ नामक चीतल नामक जो पक्षी, ये जीव जो मिल रहा था सीता माता के अंतर्गत है, लेकिन सर्वाधिक जो चीतल मिलते हैं वो बस्सी के अंतर्गत मिलते हैं। तो इसी अभयारण्य को कहते हैं चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध। चीतलों की चहल पहल के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य। अभी तक अगर इसका प्रश्नों की बात करें तो इसका प्रश्न यही आता, इसका जिला पूछा जाता है और वो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में है, क्योंकि अधिकतर लड़के इसके गलत करके आते हैं। तो आपको ध्यान रखें बस्सी वन्यजीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के अंतर्गत स्थित है, ये आपको ध्यान रखें। बाकी से और कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते बस्सी से। जमवाय रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर के अंतर्गत है, इसमें पूछ लिया जाता है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध तो देखो ये खस घास के लिए, खस घास के लिए प्रसिद्ध हो गया। और दूसरा इसमें से पूछ लिया जाता है प्रसिद्ध स्थल। तो प्रसिद्ध स्थल यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे नदी भी पूछ ली जाती है। प्रसिद्ध स्थल के अंतर्गत देखो, एक तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध स्थल है वो स्थल हो गया जमवाय रामगढ़ माता का मंदिर। प्रसिद्ध स्थल के अंतर्गत नंबर 1 पूछ लिया जाता है जमवाय रामगढ़ माता का मंदिर पूछ लिया जाता है। और देखिए यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है, जमवाय रामगढ़ माता का मंदिर। जमवाय रामगढ़ माता जो है ये कच्छावा वंश की कुल देवी। कच्छावा वंश की ये क्या है, कुल देवी। देखो ढंग से देखना आप, कच्छावा वंश की एक तो पूछी जाती इष्ट देवी और एक पूछी जाती कुल देवी। इष्ट देवी और कुल देवी में जो फर्क है वो फर्क क्या है, कुल देवी तो वो है, जैसे अगर मेरे ऊपर उदाहरण लेके कहूँ कि मैं किसी देवी को मानता हूँ और जो मेरे पीछे आने वाली जो संतान है वो संतान उस देवी की क्या करती है, पूजा करती है, उस देवी की पूजा करती है, वो पूरे वंश की क्या हो गई, कुल देवी हो जाती है। ध्यान रखिए
इष्ट ये सॉरी जैसे मेरे घर में कोई लड़की का जन्म हुआ मेरे घर में और वो मर गई या ऐसा अच्छा कार्य कर लिया, हमने उसको देवी के रूप में मानने लग गए, तो उस लड़की को पीछे आने वाली संतान जो पूजती है वो कुल देवी के रूप में मानी जाती है। और इष्ट देवी उसे कहते हैं, जैसे मुझे कोई देवी अच्छी लगी मैं उसकी पूजा करने लग गया और पीछे वाली संतान उस देवी की पूजा करती है, उसे इष्ट देवी कहते हैं। और कुल देवी यानी कुल वंश में जन्म लिया हो। और यहाँ पे जमवाई जो नामक लड़की जिसका बड़बई नाम था और ये दुल्हे राय की पुत्री थी, इस दुल्हे राय ने इनका मंदिर बनवाया। बाद में ये जमवाई रामगढ़ माता के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे कुल देवी के नाम से पुकारे गए। और कच्छावा वंश की जो इष्ट देवी है वो देवी है शीला देवी। और शीला देवी का जो मंदिर है वो आमेर दुर्ग में बन रखा है। और इस देवी की मूर्ति राजा मानसिंह जो अकबर के नवरत्नों में भी था, हल्दी घाटी के युद्ध के अंतर्गत भी गया। और एक और बात ध्यान रख लेना, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य अपना कंप्लीट हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध किस अभ्यारण्य में लड़ा गया? तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत लड़ा गया। तो यहाँ पे देखो मानसिंह जो बंगाल विजय के अंतर्गत राजा केदार को पराजित करके उसकी मूर्ति शीला देवी लेके आया। वर्तमान में ये आमेर दुर्ग में है, जो कच्छा वंश की इष्ट देवी है। और कच्छा वंश की कुल देवी कौन सी है? जमवाई माता, जो रामगढ़ जयपुर के अंतर्गत ये मंदिर इसका बना हुआ है। तो प्रसिद्ध स्थल एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे रामगढ़ बांध और नदी यहाँ पे आ गई जिसका नाम है बाण गंगा। अब देखो दोनों की बात कर लेते हैं। रामगढ़ बांध का जो निर्माण करवाया था सवाई राम सिंह सेकंड। ध्यान रखिए, जिसने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया ये वही शासक है। और इस शासक ने रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया। और रामगढ़ बांध को किस नदी पे बनाया? तो वो बाण गंगा नदी पे बनाया, जिसे अर्जुन की गंगा रुड़ित या ताला नदी के नाम से पुकारते हैं। रुड़ित या ताला या अर्जुन की गंगा इस बाण गंगा नदी को कहते हैं। और इस नदी के ऊपर इन्होंने रामगढ़ बांध का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। और किसने करवाया? सवाई राम सिंह ने। और सवाई राम सिंह ने ही जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। ध्यान रखें, रामगढ़ ये जो स्थान है रामगढ़ जयपुर के अंतर्गत है, इसको कहते हैं ढूंढाड़ प्रदेश का पुष्कर। यानी सर्वाधिक गुलाब की खेती पुष्कर में होती। और जयपुर में जो होती है वो कहाँ पे होती है? रामगढ़ में होती है। तो रामगढ़ में ढूंढाड़ प्रदेश का पुष्कर कहते हो, किसको कहते हैं? रामगढ़ को कहते हैं। तो ये जमवाई रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में इसलिए प्रसिद्ध है। तो ये अभ्यारण्य भी हो जाता है कंप्लीट। एक अभ्यारण्य और देख लेते हैं, बाकी वाले अपना अगले पार्ट के अंदर देखेंगे। देखो एक अभ्यारण्य है छोटा सा, इसका भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता रहता है। बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान की किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आता है बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये जो बेसरोडगढ़ दुर्ग है, बेसरोडगढ़ दुर्ग, और इस बेसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का वेलोर। राजस्थान का वेलोर बेसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। यानी इस बेसरोडगढ़ दुर्ग के नाम से ही इस अभ्यारण्य का नाम रखा गया है, बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य रखा। चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। प्रसिद्ध स्थल बेसरोडगढ़ दुर्ग है, जो ये चंबल पलस बावनी नदी के संगम पर बन रखा है। राजस्थान में ये दुर्ग जल श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसे राजस्थान का वेलोर के नाम से पुकारा जाता है। बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में प्रसिद्ध क्यों है? तो बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के अंतर्गत प्रसिद्ध है घड़ियालों की पसंद के लिए।
की पसंद। देखो सर्वाधिक जो घड़ियाल है ना, वो सर्वाधिक घड़ियाल तो मिलेंगे चंबल नदी राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य में। चंबल नदी राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य में घड़ियाल और मगरमच्छ। लेकिन ये चंबल नदी इस अभ्यारण्य से होकर निकलती, यानी इसकी प्रमुख नदी कौन सी हो गई? प्रमुख नदी इसकी चंबल है। तो इस अभ्यारण्य से जब ये होकर निकलती है, यानी अभ्यारण्य में बहती है, तो घड़ियाल यहाँ इस अभ्यारण्य में चंबल नदी से बाहर निकलते और इस अभ्यारण्य में टहलते हैं। तो ये घड़ियालों की पसंद के लिए राजस्थान के अंतर्गत भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध हो गया। तो ये प्रसिद्ध हो गया, घड़ियालों की पसंद के लिए होता है, ध्यान रखें। दूसरा इसमें और प्रश्न बनता है, इसमें एक बांध बन रखा है और वो बांध कौन सा हो गया? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत बन रखा है और इस बांध की विशेषता है जल भराव की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध। राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से जो सबसे बड़ा बांध है, वो बड़ा बांध कौन सा है? तो जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, ध्यान रखें। और इसकी अगर स्थापना की बात करें भैंसरोडगढ़ की, तो इसकी स्थापना हुए थे 1983 ईस्वी के अंतर्गत हुई ये तो स्थापना। लेकिन देखो यहाँ पे आपका राणा प्रताप सागर बांध जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। एक तो पूछ लिया जाता है सबसे लंबा बांध, एक पूछ लिया जाता है सबसे ऊंचा बांध, और एक पूछ लिया जाता है सर्वाधिक कैचमेंट एरिया बांध। सर्वाधिक कैचमेंट एरिया बांध। तो यहां पे देखो, और एक तो ये हो ही गया। चौथा अगर देखें सबसे बड़ा बांध, और वो किसके हिसाब से? जल भराव की दृष्टि से। तो जल भराव की दृष्टि से तो कौन सा हो गया? राणा प्रताप सागर बांध हो गया। और बात करेगी सबसे लंबा बांध राजस्थान का, तो वो है मही बजाज सागर। मही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? मही बजाज सागर। और भारत का पूछ ले तो भारत का सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है, हीराकुंड बांध। अब देखो सबसे ऊंचा बांध, तो वो कौन सा बांध है? जाखम बांध। राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ के अंतर्गत है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ ले तो टिहरी बांध, और टिहरी बांध कहाँ पे? उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड के अंतर्गत है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। टिहरी बांध और उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। और जाखम बांध कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंतर्गत है। सर्वाधिक कैचमेंट एरिया घेरने वाला जो बांध है, और सर्वाधिक कैचमेंट एरिया घेरने वाला बांध है जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध कहाँ पे स्थित है? तो ये कोटा के अंतर्गत स्थित है, ध्यान रखें। तो ये भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी अपना हो जाता कंप्लीट। अगले वीडियो में राजस्थान के और जो अभ्यारण्य बच रखे हैं वो लेके आएंगे। अगर आपने न्यू मॉर्निंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करें। कैसा लगा अपना वीडियो? आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाली है पूरी राजस्थान जीके। धन्यवाद।